हेलो दोस्तों, 4 नवंबर 1941 दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय अंटार्कटिका एक जहाज इंड्योरेंस समुद्री तूफानों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और उस पर सवार 28 जाबाज उसकी कमान संभाल रहे थे। उनका सपना कुछ ऐसा था जो आज तक किसी ने नहीं देखा हो, किसी ने पूरा करने की चाहत नहीं की हो। हाँ, पूरे अंटार्कटिका को पैदल पार करना। और इस दौर में ना कोई जीपीएस, ना मोबाइल, ना कोई सिग्नल, सिर्फ इरादा। -50 डिग्री सेल्सियस की बर्फीली हवा, जान लेने वाली ठंड और इतनी भयानक सर्दी और एक अनजान ज़मीन। फिर भी शेकल्टन और उसकी टीम तैयार थी। उनका सिर्फ एक ही सपना था कि वेडल सी से अंटार्कटिका की ज़मीन पर सीधे उतरना और वहीं से साउथ पोल पार करते हुए रोज सी तक सीधे उतरना। लगभग 2900 किलोमीटर और समय कुल 120 दिन का। लेकिन दोस्तों, आगे जो होता है वो इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे इमोशनल सर्वाइवल बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जिसकी इंसान कभी कल्पना कर ही नहीं सकता। 5 नवंबर 1914 एंड्योरेंस साउथ जॉर्जिया की आखिरी वेलिंग स्टेशन पर पहुंचता है। यहाँ के लोग उन्हें चेतावनी देते हैं, आगे मत जाओ, आगे मौत है। शेकल्टन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था, उसको मौत का सामना करना था। शेकल्टन ने बस एक ही बात कही, कुछ भी हो चाहे, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है और अपना मिशन कंप्लीट करना है। 18 जनवरी 1915 वो बर्फ में पूरी तरह फंस गए। चारों तरफ सिर्फ बर्फ का सन्नाटा, जैसे कुदरत ने उन्हें जकड़ लिया हो। सिर्फ एक आखिरी उम्मीद की झलक दिखती है। क्रू अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देता है क्योंकि बर्फ ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। छेनी, हथौड़ा, सारी चीजें इस्तेमाल की गई। इंजन फुल स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन नतीजा सिर्फ शून्य निकला। बर्फ टस से मस नहीं हुई। धीरे धीरे वो बर्फ बहाकर उनको लैंड पॉइंट से दूर ले जाती है, 60 मील दूर। अब ना ही वो पैदल चल सकते थे और ना ही वो अपने जहाज को हिला सकते थे और सिर्फ वो बर्फ में फंस के रह गए थे क्योंकि बर्फ ने उनके जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब आती है अंटार्कटिका की भयानक सर्दियाँ। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। महीनों तक वहाँ पर धूप की एक झलक भी नहीं दिखाई देती। सर्दियाँ ऐसी जो दिल को चीर जाती हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं, बर्फ़ का प्रेशर बढ़ने लगता है, शिप की दीवारें चटकने लगती हैं। 24 अक्टूबर 1915 लगभग शाम के 6:45 पर बर्फ़ का एक टुकड़ा टूटता है और टूटकर उनके शिप पर गिर जाता है, जिससे शिप का आगे का हिस्सा टूट जाता है और पानी शिप के अंदर घुसने लगता है। कुर्क दिन रात मेहनत करता है, कुल्हाड़ी, छेनी सब यूज़ करता है, बर्फ़ काटता है, लेकिन बर्फ़ कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता ही जाता है। टेम्परेचर -8.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, लेकिन किसी के भी चेहरे पर डर नहीं था। सिर्फ उनके चेहरे पर एक शांति की लहर थी। 27 अक्टूबर 1915 एक जोरदार धमाका हुआ। शेकल्टन पीछे मुड़कर देखता है और जो देखता है उसका दिल झंझोड़ जाता है। बर्फ का एक टुकड़ा जहाज के ऊपर गिरा था, जिससे जहाज का पीछे का हिस्सा भी टूट गया था। लेकिन शेकल्टन हार मानने वाला नहीं था। वो आदेश देता है कि सभी लोग जल्दी से जहाज से नीचे उतर आएं। टॉम मैकलियोड फटी आंखों से शिप को देख रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, मुझे नहीं लगता कि हम कभी वापस अपने घर लौट पाएंगे। वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर फंस चुके थे, लेकिन अभी भी हिम्मत उनमें बाकी थी, हौसला भी बाकी था, क्योंकि ये अब सिर्फ मिशन नहीं रह गया था, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। 28 लोग जैसे कि अब इस दुनिया से काट दिए गए थे। ना रेडियो, ना टेलीफोन, ना कोई रास्ता, ना कोई उम्मीद, बस एक बर्फ का टुकड़ा जो अंटार्कटिक समुद्र में घूम रहा था। वहीं पर भारी एक बर्फ की चट्टान पर वो कैंप लगाते हैं जहां पर आगे के दिन उनको गुजारने थे। वो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ज़रूरत का क्या सामान बचा है, और सिर्फ 1 महीने का उनके पास राशन था और आगे अनगिनत दिन थे। उनको खुद नहीं पता था कि ये इस जगह पर कब तक रहेंगे और ये किस तरह से अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। इतनी सर्द रातों में भी उन्हें सिर्फ बर्फ़ पर ही सोना पड़ता था। गर्माई मिलने के लिए वो एक दूसरे को चिपक कर सोते थे कि शायद एक दूसरे के जिस्म से थोड़ी उन्हें गर्माई मिल सके और उनकी रात कट सके। कोई जहाज़ उनको ढूंढता हुआ आ जाए ये शायद नामुमकिन था, क्योंकि उनका दुनिया वालों को पता भी नहीं था कि वो जिंदा हैं। सबको ऐसा ही लग रहा था कि वो लोग मर चुके हैं। शेकल्टन के पास बस एक ही चीज़ थी, अपनी लीडरशिप और अपनी टीम का विश्वास। शेकल्टन ने अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ एक ही चीज़ पर टिकाई हुई थी, 550 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड। अब शेकल्टन और उनकी टीम फैसला लेती है कि हमें आगे बढ़ना होगा। बर्फ़ के सीने पर पैर रखते हुए हमें आगे का सफ़र तय करना होगा।
लेकिन किसी भी आदमी को 2 पाउंड से ज़्यादा वज़न ले जाने की इजाज़त नहीं, इसलिए सभी लोग अपना सारा कीमती सामान भी वहीं जहाज़ पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। खुद शेल्टन अपने गोल्ड कॉइन्स भी वहाँ पर छोड़ देता है और फोटोग्राफर फ्लैन हार्ली के पास 400 फ़ोटो होते हैं, जिसमें से वो सिर्फ 150 फ़ोटो लेकर जाते हैं, जो बाद में हमें वहाँ का सबूत दिखाती है, जो कि हमारे पास इतिहास का इकलौता सबूत है। लेकिन हालात और भी गंभीर होने लगे। बर्फ़ में उनके पास खाने का सामान भी नहीं बचा, तो उनको अपने छोटे छोटे पपीज़ को मारकर खाना पड़ा। चलते चलते थक गया, आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। शेल्टन ने कहा यहीं कैंप लगाते हैं। फिर कैंप लगाया गया। 21 नवंबर 1915 कुर्क थोड़ी दूर ही पहुंचा था। पीछे से एक आवाज़ आती है। वो पलट के देखता है तो उनको दिखता है कि जिस जहाज़ से वो आए थे वो उनका पानी का जहाज़ पूरी तरह से टूट गया था और पानी में डूब गया था। देखते ही देखते उनका आखिरी सहारा, उनकी आखिरी हिम्मत, आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। अब ये सिर्फ 28 लोग और इनके पास बिखरी हुई बर्फ़ की चादर, इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। अब शेल्टन फिर से चलने की हिम्मत करते हैं, लेकिन कुछ दूरी चलते हैं कि बर्फ़ की पतली चादर उनके पैरों के नीचे आने लगती है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही वो पीछे लौट सकते थे, ना ही आगे जा सकते थे। फिर इस बर्फ़ पर ही एक नया कैंप बनाया जाता है रहने के लिए। खाने की और भी ज़्यादा सख्त कमी हो गई थी। जो कुत्तों के खाने के लिए सड़ा हुआ मांस लाया गया था, उसको ही ये लोग अपनी भूख शांत करने के लिए खाते हैं। शेल्टन अपने दोस्तों को हिम्मत देते हैं, उसके लिए वो झूठ भी बोलते हैं। वो कहते हैं डोंट वरी, एनफ फूड टू कीप अलाइव। लेकिन दरअसल उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अब हिम्मत ही एकमात्र सहारा है जो कि हमें लड़ना सिखाएगी, जो कि हमें हमारा जीवन प्रदान करेगी। कई महीने तक उनका कैंप उसी चट्टान पर बना रहा और वो बर्फ़ पिघलता हुआ सही दिशा में ही जा रहा था जिस पर उनका कैंप बना हुआ था। ऐसे ही दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं और महीने बीत जाते हैं और वक्त आ जाता है 1961 का। कोहरे के बीच अचानक एक दिन शेल्टन को कुछ पहाड़ नजर आते हैं। वो धीरे से कोहरा हटाता है और सामने देखता है तो उसको एक जॉइनविल आइलैंड नज़र आता है। लेकिन ये कोई खुशी की खबर नहीं थी। इसका मतलब ये था कि पॉइलैंड आइलैंड पीछे छूट गया है और अब वो बहुत दूर निकल चुके हैं। ये तो सिर्फ 57 मील का फ़र्क था, लेकिन ये फ़र्क उनको मौत की दिशा की ओर लेके जा रहा था। अब सिर्फ 2 ही आइलैंड बचे थे, कैलोरेस आइलैंड, एलिफेंट आइलैंड। इसके बाद सिर्फ अंधकार, सिर्फ समुंदर और सिर्फ मौत। और दुनिया का सबसे ख़तरनाक समुंदर जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा सेलर्स अपनी जान गंवा चुके थे और 800 से ज़्यादा जहाज़ उस समुंदर की गहराई में दफन हो चुके थे। शेल्टन और लोग उस समुंदर में उसकी लहरों के साथ ही बहते जा रहे थे। खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब उनके पास जो कुत्ते थे उन कुत्तों को मारकर उन्हें खाना पड़ रहा था, क्योंकि भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। पानी के लिए वो एक छोटी सी कैन में बर्फ़ को डालकर रखते हैं और अपने शरीर से चिपका लेते हैं कि ये शरीर की गर्माई से पिघल जाए और उन्हें कुछ पानी मिल जाए। पानी सिर्फ 1 चम्मच ही मिल पाता था। फिर एक और खुलासा होता है, क्योंकि 1914 में जब ये जहाज़ रवाना हुआ था तो उसमें एक लड़का छिपकर बैठ गया था। शेल्टन जब उस लड़के को देखता है तो कहता है वक्त पड़ा तो सबसे पहले तुझे ही हम खाएंगे। लेकिन वो वक्त आता नहीं है, किस्मत से वो लड़का बच जाता है। फिर एक दिन उनको एक लेपर्ड दिखा, उसका शिकार किया गया और 1000 पाउंड मील उनको मिल गया, जिसको थोड़ा थोड़ा करके उन लोगों ने काफ़ी टाइम तक चलाया। 7 अप्रैल 1916 आखिरकार दिखा एक क्लेरेंस आइलैंड। हवा ने अपनी दिशा बदली और उनकी उम्मीद धूल में बिखर गई। अब बर्फ़ की चट्टानें भी टूटने लगी थी, पिघलने लगी थी और सिर्फ 50 मीटर की दूरी रह गई थी। अब देर करना सिर्फ मौत को दावत देना ही था। शेल्टन आदेश देता है आगे बढ़ो, बोट में बैठो, क्योंकि अब वहाँ पर रुकना मौत को दावत देना था। क्योंकि इस रास्ते में सिर्फ बर्फ़ ही नहीं, आइस बर्गर्स भी थे और अनगिनत खतरे थे। एक जगह उनको एक ठोस आइस बर्गर दिखा, वहीं पर उन्होंने अपना कैंप लगाया। लेकिन जल्दी उस आइस बर्गर में दरार पड़ गई और उनका एक मेंबर अन्नी हॉलनेस पानी में डूबकर मर गया। शेल्टन ने तभी आवाज़ दी। सभी टीम मेंबर ने उसे खींचकर निकाला और उससे कहा जितना तुम चल सकते हो चलते रहो। और वो चलता रहा, जिससे उसकी जान बच गई। बार बार हवा अपने रुख बदल रही थी और उसके साथ ही शेल्टन के प्लान भी चेंज हो रहे थे। पहले क्लोरेंस आइलैंड, फिर किंग जॉर्ज और फिर होप बे, फिर आखिरी उम्मीद एलिफेंट आइलैंड। 15 अगस्त 1916 497 दिन बीत गए थे। लगभग 1.5 साल के बाद
उनके पैर आखिर ज़मीन पर पड़े थे, उनके पैरों तले ज़मीन आई, लेकिन ये आइलैंड बिल्कुल वीरान था। इंसान का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन ये शेल्टन और उसकी टीम के लिए स्वर्ग था, क्योंकि वो जहाँ से आए थे वो नर्क से, क्योंकि चारों तरफ वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, धूप का नामो निशान तक नहीं था। ब्लैक बैरो के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। रिक नसन को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और एक दूसरे की हिम्मत से ही वो लोग भी बच गए। अब सवाल एक ही था कि घर कैसे लौटें। पहला केप हॉर्न जो कि 800 किलोमीटर दूर था, दूसरा फॉकलैंड आइलैंड जो कि 880 किलोमीटर दूर था और तीसरा साउथ जॉर्जिया आइलैंड जो कि 1300 किलोमीटर था। शेकल्टन ने तीसरा और सबसे ख़तरनाक रास्ता चुना, लेकिन सबसे ज़्यादा सही। अब उनको दुनिया के सबसे ख़तरनाक समुंदर का रास्ता पार करना था। नाव चलाते हुए शेल्टन और उसके 5 लोग यानी कुल ये 6 लोगों की टीम खतरों को पार करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और तेज़ चलती हवाएं, बारिश और ठंड उनकी हड्डियों तक को गला दे रही थी और उनके शरीर और उनके दिल को भी तोड़ती जा रही थी। अप्रैल का महीना आया, यानी कि अंटार्कटिका की भयानक सर्दियां शुरू हो गई थीं। सूरज दिन में बस कुछ घंटों के लिए ही झलक दिखाता था। थोड़े थोड़े देर में ये लोग सेक्सटेंट डायरेक्शन चेक करते थे, क्योंकि एक बार रास्ता भटक गए तो फिर सब कुछ खत्म। रातें काली थी, ठंडी थी, लेकिन अनगिनत थी। एक बार ऐसी भयानक लहर भी आती है कि ऐसा लगता है अब कोई उठ नहीं पाएगा। उस टाइम शेल्टन की भी हिम्मत जवाब दे देती है। एक बार बोट के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया आती है तो शेल्टन उस पर चीख पड़ता है गुस्से से, क्योंकि वो अब इंसान नहीं, वो एक योद्धा बन चुका था जो कि लड़ते लड़ते थक चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा था। उसका एक ही मिशन था कि जीत। तभी उनकी आंखों के सामने आता है साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो कि सिर्फ 3 मील दूर था। लेकिन किस्मत फिर से खेल खेलती। एक ऐसा तूफान आता है जो उनकी शिप को एक खिलौना बना देता है। वो लोग थककर अपना चांबू रख देते हैं और शिप अपने आप ही चलने लगती है और वो सिर्फ चेहरा लटकाए इंतज़ार करते रहते हैं। कुछ समय के बाद तूफान थमता है तो वो देखते हैं कि वो अब आइलैंड से सिर्फ 1 मील दूर थे। लोगों के चेहरे पे फिर से चमक वापस लौट आती है। दोबारा से वो अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाते हैं और 10 मई 1916 शेल्टन और उसकी टीम फाइनली साउथ जॉर्जिया की ज़मीन पर कदम रखती है। 522 दिनों के नर्क के बाद अब वो असली ज़मीन पर कदम रख पाए थे। लेकिन वो जहाँ पर उतरे थे वहाँ से इंसानी बस्ती अभी 130 किलोमीटर की दूरी पर थी। समुद्र की दूसरी तरफ बोट टूटी हुई थी, लेकिन वापस लौटना आत्महत्या करने के बराबर था। 19 मई सुबह 3 बजे शेल्टन, वाटसी और स्किन ये तीनों आग, जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता वो नीचे उतर आते हैं और फिर चढ़ते हैं। इस तरह से उनकी उम्मीद और हिम्मत टूटती जा रही थी। 36 घंटे बिना रुके बिना सोए 3 पहाड़ और उनकी धरतियों को वो पार करते हैं और अंत में जब वेलिंग स्टेशन उन्हें दिखाई देता है तो वो देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। शेल्टन के बाद आज तक इस रास्ते को कोई पार नहीं कर पाया, अगले 40 साल तक। स्टेशन पर पहुंचते ही जैसे ही मैनेजर ने उनको देखा उसकी आंखें चौंक गईं, क्योंकि उनके किस्से सभी ने सुने थे। सबको पता था कि एक जहाज़ डूब गया है जिसमें ये सब लोग मर चुके हैं, लेकिन उनको देखकर मैनेजर बहुत खुश होता है, उनके लिए नए कपड़े लाता है, खाने का इंतज़ाम करता है और सोने के लिए जगह देता है। फिर शेल्टन और उसके बाकी के साथी लोग गर्म पानी से नहाते हैं, खाना खाते हैं, शेप बनाते हैं और अपनी शक्ल चेहरे में देखते हैं। उनकी आंखों के नीचे थकान के निशान अलग ही नज़र आ रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत, उनके भरोसे ने उनको ये लड़ाई जिता दी थी। 4 महीने की जिद्दोजहद के बाद शेल्टन और उसकी टीम वापस जिंदा लौट आए 27 लोगों के साथ। और 106 साल के बाद यानी कि 2022 में फ्रांस का मलबा समुद्र की गहराइयों में मिला। ठंडे पानी की वजह से वो अभी भी सुरक्षित था, जैसे कि वक्त वहीं थम गया हो। ये सिर्फ एक सर्वाइवर की कहानी नहीं थी, ये हिम्मत की, ये जज्बे की कहानी थी। शेल्टन की हिम्मत की वजह से ही उसकी पूरी टीम इतने बर्फीले तूफान का सामना कर वापस अपनी ज़मीन पर, अपनी धरती पर लौट आई। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।